हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना जीएस पेपर 4 शुरू करा था, विच इज़ ऑल अबाउट एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। मैंने अभी तक आपको एथिक्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, जो उसका मीनिंग होता है, मैंने आपको सबसे पहले वो समझाया था। फिर हमने जो सिलेबस का हमारा पहला पॉइंट है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब बताया था, ह्यूमन इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझाया था, और एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस में क्या लिंक है, अभी तक हम लोगों ने ये वाली बातें काफ़ी डिटेल में कर ली हैं। तो यानी कि सिलेबस हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस उन चीज़ों को हम काफ़ी अच्छी तरीके से अभी तक जान चुके हैं। इस लेक्चर में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम अपनी डिस्कशंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना, टर्म्स को समझना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी तक दोस्तों ये पढ़ा था कि एथिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, फिर चाहे वो कहीं की भी ह्यूमन सोसाइटी हो, किसी भी कंट्री के समाज के तत्व हों, रहने वाले लोग हों, देश भर में, दुनिया भर में, एथिक्स वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करके रखता है। ठीक है, ठीक है। तो एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। एथिक्स इसके अलावा हमें ये भी हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कुछ इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज़ जो टर्म है, ये क्या होता है। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन दोनों टर्म्स को अलग करके पढ़ोगे ना, तब भी इनके जो मीनिंग है आपको अलग अलग तरीके से समझ में आएंगे। हालांकि आपस में दोनों चीज़ें लिंक्ड होती हैं कि मोरालिटी जो है वो वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है, और वैल्यूज़ हमेशा आपके मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सबसे पहले लेकिन आप मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, बताओ। बताओ रिया, वैल्यूज़ क्या होती हैं। हाँ मयूर, आप बताओ। हाँ, वैल्यूज़ हमेशा एक अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छा व्यवहार करने का एक तरीका होता है, जिसको हमें सिखाया जाता है बचपन से, इनिशियली घर वालों के द्वारा, राइट। अब यहां पर इसके आगे ये जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, मॉरल वैल्यूज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वैल्यूज को नॉर्मल वैल्यूज कह लो या मॉरल वैल्यूज कह लो, बात एक ही है। तो मैं आपको वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू का, वैल्यू या मॉरल वैल्यूज का सबसे पहले आपको एक मीनिंग देता हूं मैं यहां पर। ये दोस्तों कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर आप इनको इंसान जैसे चलते हैं अपने जीवन में, आप उनको, उनके लिए कुछ ये गाइडलाइंस भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल बोलना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये आपके नेचर का, आपके स्वभाव का, आपके बिहेवियर का, आपके रवैया का कुछ एक मूल सिद्धांत होते हैं, आपके बेस पिलर होते हैं। इसलिए हम इनको प्रिंसिपल्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में, या फिर मैं, या फिर वो कोई पर्सन जो है, एक ऐसे सिद्धांत होल्ड करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, तो जिससे इंसान की ह्यूमन लाइफ बेसिकली गवर्न होती है। तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं। कोई भी इंसान हो, उसको गाइड करने का काम करते हैं ये प्रिंसिपल्स, इसलिए मैं इसको गाइडलाइन भी बोल रहा था। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए गाइड करते हैं ये प्रिंसिपल्स, इंसानों को गाइड करते हैं रिगार्डिंग नंबर 1, हाउ पीपल थिंक। ठीक है, अच्छे और बुरे की समझ होना लोगों में, उसके लिए आपको गाइड करते हैं ये प्रिंसिपल। और उसी के साथ हाउ पीपल बिहेव, आपके बिहेवियर को भी डिटरमाइन करते हैं, आपके स्वभाव को, आपके रवैयों को, आपके बर्ताव को। और यही मॉरल वैल्यूज एक ऐसे प्रिंसिपल भी बनते हैं जिसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश करना सीखते हैं, फर्क पता लगाना सीखते हैं बिटवीन
राइट एंड रॉन्ग थिंग्स या राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। जब भी आप कहते हो ना, क्लेम करते हो ये उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसने गलत करा, या फिर जब आप अपनी जिंदगी में खुद के ऊपर भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि ये चीज मैंने सही करी या गलत करी, मुझे उससे ऐसा बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, तब भी वहां पर आपकी मॉरल वैल्यूज काम आती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज हैं क्या हमारी जिंदगी में जो कि इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं हमारी जिंदगी में और हमारी जीवन का एक अहम पिलर होती है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दो चार बता देता हूं। जैसे एक होती है सच्चाई, ऑनेस्टी, फिर दूसरों को इज्जत देना, कंपैशन, आप किसी की मदद कितने दिल से करते हो, कितने एक्साइटेड रहते हो किसी को खुशी देने के लिए, एज वेल एज आप अपनी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरीके से निभाते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी एक इंसान पैदा होता है, लड़का लड़की कोई भी उस पृथ्वी पर जब भी वो पैदा होता है, वो तो एक इनोसेंट क्रिएचर होता है। इन द फॉर्म ऑफ अ लिटिल बेबी। चाहे लैंग्वेज की बात हो, चलने की बात हो, बैठने की बात हो, उठने की बात हो, बोलचाल का तौर तरीका हो, ये सब कुछ जो हम सीखते हैं धीरे धीरे कर इस दुनिया में आने के बाद सीखते हैं। अब यहां पर जो वैल्यूज या ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, मोरालिटी का जो प्रिंसिपल है और उसके साथ एसोसिएटेड जो हमारी वैल्यूज है, जो कि एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंडिविजुअल को गाइड करते हैं कि इंसान को किस तरीके से अपने सोच विचार रखने चाहिए, बर्ताव कैसा करना चाहिए, सही और गलत के बीच में फ़र्क कैसे पहचाने, दूसरों के एक्शंस को हम जज कैसे कर सकें कि उसने उसके साथ गलत करा, या अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कैसे कर सके कि मैंने किसी के साथ अच्छा करा कि बुरा करा। ये सब बातें हमें सिखाता कौन है बताओ? कौन सिखाता है इस दुनिया में आने के बाद? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम तो शुरू शुरू में एक इनोसेंट क्रिएचर हैं, हम तो एक लिटिल बेबी हैं। हाँ, पेरेंट्स एक एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद भी हमें दुनिया में इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है कुछ और सामाजिक तत्वों के द्वारा, और उनको हम कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स। समाज में जब हम अपना कदम रखेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो हम एक समाज का हिस्सा बन जाते हैं। तो समाज में हमारे घर परिवार, हमारे पेरेंट्स के अलावा भी और आगे चलकर जीवन में जैसे जैसे हमारी आयु, हमारी उम्र बढ़ती रहती है, हमें बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सामाजिक तत्व देखने को मिलते हैं अपने जीवन काल में, जो कि हमारे मॉरल वैल्यूज को, जब हम एक गीली मिट्टी होते हैं, छोटे नन्हे से बेबी होते हैं, जब हम भोले होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, हम कुछ नहीं जानते, वो हमारी वैल्यूज़ को बनाने का, सिखाने का हमें काम करते हैं। और याद रखना दोस्तों, वैल्यूज़ के अंदर जब आप सही और गलत का फ़र्क करते हो जैसे, तो वैल्यूज़ अपने आप में हमेशा राइट होती हैं। साइकोलॉजी ऐसा कहती है, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट हमें ये बताता है, वैल्यूज़ हमेशा अपने आप में राइट होती है, वैल्यूज़ किसी की गलत नहीं हो सकती हैं। क्योंकि वैल्यूज, अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हो ना, आपकी अंदरूनी आवाज जो आपके मन से निकलती है ना कि तूने गलत कर, जैसे मतलब मान लो आप सामने वाले को कितना भी बेवकूफ बनाकर उससे कितना भी फायदा निकालने की कोशिश कर लो, किसी को मिसगाइड कर दो, किसी का आपने बहुत बुरा कर दिया जीवन में, आप भले ही इस चीज को नकारो कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करा, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपका मन जानता है हर एक सिचुएशन के अंदर कि आपका अपनाया गया जो रास्ता है
वो कितना सही है या कितना गलत है। इसलिए वैल्यूज दोस्तों हमेशा राइट होती हैं, क्योंकि वैल्यूज अपने आप में एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा इंडिकेटर बनता है जिसके बेसिस पर आप राइटनेस ऑफ एक्शंस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस को जज कर पाते हो अपने दिमाग के अंदर। तो ये जो 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल इनसे घिरे रहता है अपने जीवन काल में। और इन सारे सोशलाइजेशन एजेंट्स के बारे में हमने सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अंदर अपने जीएस पेपर 1 के अंदर भी पढ़ा था। तो इंसान कौन सी 4 चीजों से अपने जीवन काल में हमेशा घिरा रहता है? एक, और जो कि हमें वैल्यू सिखाने का काम करते हैं, सबसे पहले हैं पेरेंट्स, फिर हैं टीचर्स, फिर हैं हमारे पीयर्स, ये जिनको हम फ्रेंड्स कहते हैं, और लास्ट में आता है अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। अब ये अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स ना अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं हमारे जैसे कोई रोल मॉडल्स, आप किसी को देखकर उससे प्रभावित हो गए, या कुछ एक ऐसे सोशल टॉपिक्स जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। जैसे आप बचपन से कोई मूवीज़ देखते हो या किताब पढ़ते हो, तो आपका मन करने लगा है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, मुझे राजनीति की तरफ जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे प्लेन उड़ाना है। ये होते हैं अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। तो यहाँ पर पर्सन्स का मतलब सिर्फ लोग नहीं होते हैं, रोल मॉडल्स तो चलो लोग होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सोशल टॉपिक्स भी होते हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो एक इंडिविजुअल अपने जीवन काल में इन सारी चीज़ों से, जो उसके सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं, इनसे इंस्पिरेशन लेकर, इनसे लर्निंग लेकर वैल्यूज डेवलप करता है इंडिविजुअल। और इसमें सबसे अहम भूमिका इन चारों में से जो किसी की होती है, तो वो नंबर 1 पर होती है पेरेंट्स की। और यहाँ पर पेरेंट्स का मतलब सिर्फ आपके माता पिता नहीं होता है, आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। जिस टॉपिक को हमने जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के अंदर पढ़ा था, यहाँ पर फैमिली का भी एस्पेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे न्यूक्लियर फैमिली है आपकी, या फिर आपकी ज्वाइंट फैमिली है। आप अभी एक अनमैरिड फैमिली के पार्ट हो, या फिर मैरिड फैमिली के पार्ट हो। अभी मैरिड अनमैरिड तो आपके जीवन काल में बाद में आएगा, तब तक तो आप एक पक्के ठोस मिट्टी के घड़े बन चुके होगे। लेकिन जब आप एक गीली मिट्टी के घड़े हो, जब आपको शेप करना, मोल्ड करना बहुत आसान है, तो वो आपके इन लॉज वाले परिवार के बारे में यहाँ पर बात नहीं होती है। जो आपका खुद का घर परिवार है, जिसमें आपके चाचा ताऊ, आपके पापा मम्मी, चाचियाँ बुआ, दादी दादा बचपन से जो आपके साथ रहे हैं, या मान लो कि आपकी ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो सिंपली मम्मी पापा, या अगर आप एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो तो सिर्फ आपकी मम्मी या सिर्फ आपके पापा, ये आपको इनिशियल लेवल पर वैल्यूज देने का काम करते हैं। और यहां पर आप अपनी नॉर्मल एग्जांपल्स को लिख सकते हो। लाइक जब हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा ये समझाया जाता है, नॉर्मल सी बात है, कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं, ये भी एक वैल्यू है। बेटा जब कोई अंकल घर पर आए तो उनके पैर छूना, ये भी एक वैल्यू है। रोड पर कोई आपको मिले, आपसे बड़ा कोई आपसे बात करे तो उससे नमस्ते करना, ये भी एक वैल्यू है। मंदिर पर या कहीं पर जा रहे हो तो वहां पर हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करना, पूजा कैसे करी जाती है, अर्चना कैसे करी जाती है, आरती कैसे गाई जाती है, पूजा पाठ के नियम क्या हैं, ये भी एक वैल्यू है। गर्ल्स को जब ये सिखाया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर आपको मंदिर से या घर की मंदिर की मूर्तियों से या किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाने से अपने आप को रोकना चाहिए, ये भी एक वैल्यू है जो एक लेडी अपनी डॉटर्स को देती है। तो आप बहुत यहां पर जर्नल एग्जांपल लिख सकते हो। जितना रियलिटी बेसिस पर अपने मेंस के आप आंसर को लिखोगे, उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। किताबी ज्ञान तो सिर्फ आपको एक दिशा दे सकता है कि दिस इज द टॉपिक मेंशन इन द सिलेबस, इस सिलेबस के अंतर्गत, इसकी छत्रछाया के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। एग्जाम्पल लेकिन आपको लिखे बिना मेंस में नंबर नहीं मिलते हैं। आप जो भी एक लाइन लिख रहे हो, उस लाइन को प्रूव करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। वो एग्जाम्पल
अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए उस आंसर के अंदर, उस लाइन को जस्टिफाई करते हुए, वो एग्जाम्पल किताबी ज्ञान के ना होते हुए रियल जीवन काल के हों तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर इंफोसाइज करता हूँ। तो आप धीरे धीरे पढ़कर हर एक चीज़ के बारे में अपने एग्जाम्पल्स जो है वो बना सकते हो। और जीएस पेपर 4 के अंदर तो आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल्स 99% टाइम्स आपको पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए, और वो धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। मैं आपकी कंपाइलेशन इन सब चीज़ों की बनवा दूंगा। ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज के बारे में समझ में आ गया। तो एथिक्स हमें क्या हेल्प करते हैं? मॉरल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। अब दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बोलते हुए आपका वाइंड अप करा था, जब हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि मोरालिटी जो है प्लस इसके साथ जो एसोसिएटेड टर्म है एथिक्स, दोनों का मतलब एक ही है। नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज के अंदर अगर आप इसको पढ़ोगे तो हमने एथिक्स के अंदर क्या सीखा था? अभी जैसे हमने मॉरल वैल्यूज की बात करी तो उसके अंदर मोरालिटी का एंगल है। एथिक्स की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या सीखा था? किसी भी एक्शन का राइट और जो रॉन्ग एस्पेक्ट है उसको पहचानना। एथिक्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने यही बताया था ना, जब मैं इस पेपर के नाम को डीकोड आपको करवा रहा था, सिलेबस के पहले पॉइंट को, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तब मैंने यहां पर इस चीज के बारे में आपसे यही बात करी थी कि एथिक्स इज समथिंग विच हैज टू डू विद द राइटनेस एंड रॉन्गनेस इन ह्यूमन बिहेवियर। और ये एक ऐसी बिलीव्स होती हैं दैट आर मॉरली करेक्ट या एक्सेप्टेबल। आज के लेक्चर में जैसे हमने इस लेक्चर को शुरू करा, मैंने आपको मोरालिटी के बारे में बताया, मॉरल वैल्यूज के बारे में मैंने आपको बताया कि मोरालिटी या मॉरल वैल्यूज भी वही हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश करना सीखते हो। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिससे इंसान सोचना और बिहेव करना और डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट करता है बिटवीन राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शन। तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो फिर हमारे पास ये दो टर्म्स अलग अलग क्यों हैं? मोरालिटी को ये हम एथिक्स कहते थे, एथिक्स को ये मोरालिटी कहते थे। ये आप याद रखना, जीएस पेपर 1 से लेकर जो जीएस पेपर 3 का सिलेबस है, अगर आप वहां पर एथिक्स और मोरालिटी को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हो ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर 4 में अगर आपने इन टर्म्स को, कि आपको लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, यहां एथिक्स लिख देते हैं, यहां मोरालिटी लिख देते हैं, यू विल बी हेविली पेनलाइज्ड इन योर आंसर्स। आपको कठोर से कठोर सजा मिलेगी इस चीज की कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्क क्या है भाई एथिक्स और मोरालिटी के अंदर? हम सबसे पहले इसको समझते हैं। तो लेट्स डिकोड द टॉपिक ऑफ एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। और मैं आपको बहुत आराम से बड़ी प्यार से समझाऊंगा, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि रियल डिफरेंस क्या होता है एथिक्स और मोरालिटी के अंदर। सिंपल, इसका एक ही डिफरेंस होता है। दोनों के अंदर राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस की तो बात है, ये तो हमें क्लियर हो गया, इस चीज को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मोरालिटी जब भी कोई चीज होती है, जब भी हम बात करते हैं मोरालिटी की, मॉरल प्रिंसिपल्स की, मॉरल एज अ कॉन्सेप्ट की, कोई भी चीज मॉरल है या इमोरल है, तो मोरालिटी हमेशा याद रखना दोस्तों, एक इंडिविजुअल के, अभी हम जैसे पीएसआईआर की क्लास में भी अभी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, वो एक इंडिविजुअल के पर्सनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। मोरालिटी एक इंडिविजुअल के पर्सनल स्टैंडर्ड्स होते हैं अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कहने का मतलब ये है कि मोरालिटी जो है ना, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। और क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर,
एंड सिचुएशंस टू सिचुएशंस। समाज के अलग अलग पहलुओं में, अलग अलग परिस्थितियों में, पर्सन टू पर्सन, अलग अलग परंपराएं जो लोगों की होती हैं, अलग अलग धर्म के अंदर जो भी रीति रिवाज कायदे कानून होते हैं, उनके अंदर मोरालिटी एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में, एक कल्चर के लोगों की दूसरे कल्चर के लोगों के कंपैरिजन में, और एक परिस्थिति में एज कंपेयर टू दूसरी परिस्थिति, मोरालिटी हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि ये पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं अबाउट राइटनेस या रॉन्गनेस ऑफ समथिंग, इसलिए सब्जेक्टिव है। वहीं पर दोस्तों जो एथिक्स होते हैं, जो एथिक्स हैं, ये एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं देयर आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को, और किसके बिहेवियर को, यहां पर एक इंडिविजुअल की बात ना होते हुए पूरी सोसाइटी के मेंबर्स की बात होती है, पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी बात होती है, उनके बिहेवियर को गाइड करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एथिक्स एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंसानों के बिहेवियर को गाइड करते हैं, या तो विद इन अ सोसाइटी या तो किसी एक प्रोफेशन के अंदर। एथिक्स इसका मतलब जर्नली एज कंपेयर टू मोरालिटी ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव हैं, और इसी के साथ दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड। अब आपकी मोरालिटी ये कहती है कि अगर कोई कमजोर है, माल नरिश्ड है, तो उसको हमें प्रोटीन देना चाहिए, इसलिए हम अपने बच्चे को अंडे और चिकन खिलाते हैं। लेकिन क्या इस प्रिंसिपल से सब लोग एग्री करेंगे? आपके घर परिवार के अंदर, आपके कल्चर के अंदर नॉनवेज खाने की रीति रिवाज है, परंपरा है, और आप ये कहते हो कि ये तो इसलिए खिलाया जाता है ताकि जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं उनको प्रोटीन मिले, वो हेल्दी रहे। लेकिन वहीं पर किसी और समाज के लोगों का तर्क ये हो सकता है इसी मोरालिटी को लेकर कि आपकी मोरालिटी कह रही है कि नॉनवेज खाना ठीक है आपके हिसाब से, क्योंकि हम यहां पर मोरालिटी के अंदर क्या बात कर रहे हैं, राइटनेस एंड रॉन्गनेस की। एथिक्स के अंदर भी हालांकि हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्यों है? ये सब्जेक्टिव इसलिए है बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप अपनी नॉनवेज की आर्ग्यूमेंट को सही कह रहे हो, मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है पर्सनली, यार प्रोटीन को प्राप्त करने के बहुत सारे तौर तरीके हैं, दूध है, पनीर है, सोयाबीन चाप है, दालें हैं इतनी सारी, तो मेरे हिसाब से नॉनवेज को खाना रॉन्ग है। अब आपका तर्क मेरे लिए रॉन्ग क्या है? आप मुझसे कह सकते हो यार दीपांक मुझे एक बात बताओ, दाल से, पनीर से, दूध से, दही से कितना ही प्रोटीन मिल जाएगा? एक चिकन बकेट को खाकर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है इंडिविजुअल को, एज कंपेयर टू अगर हम पनीर से या दूध से प्राप्त करने जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी उनकी लेनी पड़ेगी। अब मेरा तर्क ये है कि भाई प्रोटीन को कम मात्रा के अंदर ले लो, बिना नॉनवेज के भी जिंदा रहा जा सकता है, और नॉनवेज खाने का मतलब ये नहीं है कि तो 100 साल से अधिक जियोगे। दूसरा तर्क हो सकता है कि मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोगों का ये हो, नॉनवेज किसी भी हालत के अंदर खाना, चाहे वो प्रोटीन की प्राप्ति के लिए हो, चाहे किसी को हेल्दी बनाने के लिए हो, वो गलत है, बिकॉज वी हैव सो मैनी गुड फूड ऑप्शंस अवेलेबल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। एग भी नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरा तर्क ये हो कि मैं ये कह रहा हूं कि एग के अंदर भी लाइफ होती है, उसको अगर वो रिक्वायर्ड कंडीशन मिले तो उसके अंदर से भी एक चूजा बाहर आएगा जो कि आगे चल के एक मुर्गी बन सकता है, तो उसके अंदर एक जान है। प्लस मैं उसको रिलीजियस एंगल के साथ जोड़ सकता हूं
कि हत्या करके अगर आप किसी जानवर का सेवन कर रहे हो एंड यू हैव दैट नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेइंग कि मैंने थोड़ी ना मारा, वो तो कसाई भैया ने मारा था जहां से मेरे घर वाले चिकन और ये फिश वगैरह लेकर आए थे, मैंने तो सिर्फ उसको खाने का काम करा, लेकिन आपने डिमांड तो उसकी रेज करी ना इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से वो मारा जा रहा है। तो कैसे आप किसी की हत्या कर कर अपने जीवन में खुशहाली को प्राप्त कर सकते हो? तो जो आपने लाइफ में इतनी सारी मछलियां, इतने सारे जो चिकन खाए हैं, हत्या करवाई है आपकी डिमांड की वजह से, भले आपने कसाई खाने के अंदर घुसकर वो चाकू नहीं चलाया हो, वो तलवार ना चलाई हो उसकी गर्दन काटने के लिए, उसके हाथ पैर अलग करने के लिए, उसके पंख उखाड़ उखाड़ कर फेंकने के लिए, आपने कष्ट तो दिया ना लेकिन किसी लिविंग क्रिएचर को। तो भगवान आपको कैसे खुश रख सकता है? हो सकता है कि आपकी खुशियां या आपका एम, आपका गोल आपको लग रहा हो 99 तक पहुंच गया, बस 100 पर कंप्लीट होने जा रहा है, और वहीं से करके यूटर्न मार ले आपकी लाइफ। और इसका एस्पेक्ट हो सकता है कि छोटे छोटे एंगल्स पे फिर आपके देखने को मिले कि आप कितनी भी जान लगा लो अपने पेपर के अंदर, आपका पेपर ही ना निकले, आप कितनी भी मेहनत कर लो अपने बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस ही सक्सेसफुल ना हो, आपका बच्चा कल को किसी डिसऑर्डर के साथ पैदा हो, जीवन भर का कष्ट आपको भी मिल जाए, आपकी टांग टूट जाए, आप विडो हो जाओ, आपके घर में कोई मर जाए। तो मैं यहां पर अपना ओपिनियन पोर्ट्रे एज सच नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि यहां पर आप समझ रहे हो मैंने कैसे एक आर्ग्यूमेंट को एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के अंदर बदल दिया। कैसे? क्योंकि मेरा तर्क जो मैं दे रहा हूं वो अपने बेसिस पर है कि मेरी बातें सुनने वालों को जो नॉनवेज खाते हैं उनको बुरी लग सकती है, और जो नॉनवेज खा रहे हैं उनकी खुद की आर्ग्यूमेंट है कि वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो नॉनवेज खा रहे हैं वो गलत नहीं है। तो ये क्या है? ये मोरालिटी है, क्योंकि जो खा रहा है नॉनवेज उसके हिसाब से वो राइट है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट है, भाई क्या बात है, बंदा हत्या कर रहा है किसी की अपनी जबान के स्वाद के लिए, जबकि उसके पास इतने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम किसी रेगिस्तानी कंट्रीज के अंदर, इजिप्ट इजराइल वगैरह के अंदर तो नहीं रह रहे हैं जहां पर वेजिटेबल्स वगैरह उगी नहीं सकती हैं। हम तो इतना कुछ खा सकते हैं, टेस्टी फूड वगैरह, इतनी चटोरेपन की चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सन नॉनवेज के फूड आइटम्स को खाने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर रहा है। जबकि मेरा तर्क या मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोगों का तर्क ये हो सकता है, फिर तो चलो ठीक ही है ना, कल को कोविड-19 जैसी एक महामारी आ जाए जहां पर एक ऐसा वायरस जिसको नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता था, वो लोगों की जान ले गया, आपके परिवार वालों को उड़ाकर शमशान घाट तक उसने पहुंचा दिया, फिर तो वो भी ठीक हुआ जिसके साथ हुआ, और खाओ नॉनवेज, बढ़िया है। तो फिर तो ऐसे आपके परिवार वाले टपक जाएं, कल को आपके जीवन में सारी खुशियां एक रात से एक ही लाइफ में चली जाएं, रात को आपके घर वाले सोकर उठे, सुबह उठाई ना शमशान घाट में मिले अगले दिन, ये भी ठीक है फिर तो ये मोरालिटी के प्रिंसिपल्स ये पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, और जहां पर ये टकराते हैं, जैसे ऐसे ओपिनियन को सुनकर आप लोग जितने ऑडियंस हो मेरी, जो यूट्यूब पे मुझे सुन रही होगी, फाउंडेशन कोर्स के बच्चे, अगर आप लोग नॉनवेज खाते होगे तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची होगी। आप मुझे अगर ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि नॉनवेज खाना चाहिए तो मेरे को गुस्सा आएगा तुम पर। ऐसे ही ये मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो पर्सन के हिसाब से राइट होते हैं, किसी के हिसाब से रॉन्ग होते हैं, किसी के हिसाब से रॉन्ग होते हैं तो किसी के हिसाब से राइट है, यही आगे चलकर पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर और सिचुएशन टू सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं और क्लैशेस पैदा करते हैं। अब एथिक्स जो है ना दोस्तों, उनको ऑब्जेक्टिव माना जाता है कि एथिक्स जो है वो हर एक सिचुएशन के अंदर वो सही होते हैं, हर एक पर्सन के लिए वो एक जैसे होने चाहिए, हर एक कल्चर के लोगों के लिए वो एक जैसे होने चाहिए। आप यहां पर एथिक्स को ये नहीं कह सकते हो कि उसके एथिक्स कुछ और है, मेरे एथिक्स कुछ और है। जैसे मोरालिटी में आप कर रहे थे अभी, नॉन वेज और वेजिटेरियनिज्म वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट को मैंने आपको लिखा। अगर आपको ऐसे एग्जांपल लिखने हैं ना, एग्जांपल के आंसर के अंदर को एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको इतनी लंबी चौड़ी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा था। आप सिंपली यहां पर मोरालिटी को ऐसे लिख सकते हो कि राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शन पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। एग्जांपल देकर बस लिख देना E.G. एग्जांपल, डिबेट ऑफ वेजिटेरियनिज्म एंड नॉन वेजिटेरियनिज्म। सम पीपल कंसिडर ईटिंग नॉन वेज फूड एज राइट, इट इज गुड फॉर देम, they have no guilt and grudge by eating it, but some people consider it as very immoral action, as a sign of killing some living organism। ऐसा करके आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर अभी हम बात कर रहे थे एथिक्स की, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ एथिक्स,
इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड वाइडली एक्सेप्टेड. अब एक एग्जांपल जैसे मैं अगर आपको दूं, जैसे पुरानी पिक्चरों के अंदर, बॉलीवुड मूवीज के अंदर आपने देखा होगा, अभी जिसको हम मयूर PSIR के डिस्कशंस में भी अपनी डिस्कस कर रहे थे, एक पर्सन है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसके घर में उसके माता या पिता की किसी की बहुत ज़्यादा एक दिन तबीयत खराब हो जाती है. हॉस्पिटल लेकर जाए, इलाज करवाएं या दवाइयाँ इवन खरीद कर लाएं, इतना भी पैसा नहीं है इस पर्सन के पास. ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि कुछ हो ना जाए मेरे माता पिता को. किसी की भी मान लो कि एक ही हालत खराब है, जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता था बॉलीवुड की. इस पर्सन ने क्या करा, ये एक डिस्पेंसरी या दवाइयों की दुकान पर गया, केमिस्ट की शॉप पर गया. इसने पहले वहां से दवाइयाँ ली. जैसे ही पैसे देने की बात आई, यहाँ पर इसका बिल या पर्ची कटने लगा, तब तक दुकान वाले ने पन्नी में दवाइयाँ डाल दी और ये लेकर वहाँ से उन दवाइयों को भाग गया बिना पैसे दिए. अब इस पर्सन के हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि बात थी इसके मम्मी या पापा की जान के ऊपर. इसने कुछ गलत नहीं करा इसके हिसाब से. एथिक्स लेकिन हमें ये कहेगा स्टीलिंग इज, चोरी करना इज immoral action and cannot be justified. इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरी मम्मी की हालत ख़राब थी, पापा की हालत ख़राब थी, वो मर जाते, दवाइयाँ खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे इसलिए चोरी करनी पड़ी. एथिक्स बोलता है कि चोरी चकारी करना या इमोरल जितने भी एक्शंस होते हैं आपके, वो एक इमोरल एक्शन है जैसे चोरी, एंड इट कैनॉट बी जस्टिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. और इस प्रकार की केस स्टडी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं. एथिक्स बोलता है कि ये जो चीज गलत है वो गलत है. आप उसको कुछ भी गलत चीज को अपने हिसाब से एक मोरालिटी के एंगल में एक गुड एस्पेक्ट या राइट एस्पेक्ट में प्रेजेंट करके आप उसको सही करार नहीं दे सकते, सही नहीं ठहरा सकते आप उसको. इसलिए बोला जाता है कि एथिक्स जो है वो एक ऑब्जेक्टिव चीज है. एथिक्स हमेशा चोरी को चोरी की नजरों से ही देखेगा, जो चोरी की डेफिनेशन होती है, जो दुनिया में चोरी की डेफिनेशन मानी जाती है. चोरी चकारी करना एक गलत चीज है, चोरी चकारी करना एक पाप है, भगवान देख रहा है, तो वो गलती है. आप उसको कुछ भी कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते हो. आपके घर पर, आप इसमें दूसरा एग्जांपल जैसे ऐसा लिख सकते हो कि आपके घर पर एक काम वाली काम कर रही है बड़े सालों से. आपने एक दिन सीसीटीवी फुटेज अपने घर का ऐसे ही कैजुअली चेक करा और आपको पता लगा ये जो हेमा, रेखा, जया, सुषमा नाम की कोई आंटी आती है आपके घर में, वो जो है आपके किचन से कुछ कुछ चीज़ें ले जाती हैं, कुछ नोट निकाल कर ले गई, पैसे निकाल कर ले गई, आपकी दादी के डबल बेड के नीचे से, आपकी मम्मी के कंगन चोरी कर लिए, बाहर जो शू रैक में जूते पड़े हुए थे वो चोरी हो गए, वो भी उन्होंने करवाए. अब आपने जब उनसे पूछा, उनको जब पकड़ा, तो वो ये बोलती है कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है हमारे घर पर, ऐसा वैसा करके उन्होंने जो भी रीज़न दिए. आप उस रीज़न से हो सकता है कि चलो उनको बोल भी दो कि यार अगली बार ऐसा मत करना, तुम इतनी पुरानी हो, हमने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करा, तुम्हारी मम्मी ने भी हमारे यहाँ काम करा हुआ है, तुम तो इतनी जनरेशन से हम लोगों का काम कर रहे हो, 30-40 साल हो गए तुम्हारी फैमिली को हमसे जुड़े हुए, तुम्हें हमेशा हमारा ऐसा ट्रस्ट नहीं मतलब तोड़ना चाहिए, और आप उनको हो सकता है माफ़ भी कर दो. तो वो आपने अगर उनको जो माफ़ करा उनकी बात सुनकर, तो आपने अपनी सब्जेक्टिव मोरालिटी को खेला. यहाँ पर एथिक्स के अंतर्गत उनकी चोरी चोरी ही है और कुछ भी कहकर उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता है. अब हम यहाँ पर जीएस पेपर 4 के अंदर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इतनी डिटेल में? क्योंकि दोस्तों केस स्टडीज़ ना आपको बहुत बार ऐसे फंसाएंगी. जब वो आपके दिमाग में सरदर्द पैदा करेंगी, आप पूरी सिचुएशन तो समझ जाओगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद.
अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं अपना पेन जो चलाना शुरू करूं, अगर अपनी आंसर शीट पे डॉट भी मारूं पहली लाइन बनाने के लिए, तो क्या कहना शुरू करूं मैं? आपको सबसे पहले उसके अंदर यही एस्पेक्ट पकड़ना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर कि वो क्या करेगा ना, केस स्टडीज की जो क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी जो आपको दी होगी ना, जो उसका क्वेश्चन होगा, पहले केस स्टडी एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन देखकर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तो वो केस स्टडी आपको इतना सेंटी कर देगी, इतना सेंटीमेंटल बना देगी कि आपको लगेगा जो वो पर्सन वहां पर किरदार जो गिवन है केस स्टडी के अंदर, उसको हम सही ठहराते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इस पेपर का नाम याद रखना, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और मोरालिटी का खेल एथिक्स के आंसर में कम खेलना, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। आपको हमेशा एथिकल डायमेंशन पे बात करनी है, इसलिए ये समझाना जरूरी था कोर्स में आगे बढ़ने से पहले। पहले टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। बिना सोचे समझे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, याद करने बैठ जाते हैं। अब कहने को आज हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन अभी तक हमने ये पैराग्राफ भी कंप्लीट नहीं करा। अभी तो हमने इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ा भी नहीं, हम यहाँ तक भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसी के अंदर मैंने आपको कितना सारा ज्ञान दे दिया। क्योंकि ये तो कोई भी पढ़ लेगा, ये तो सबके पास है कहीं ना कहीं। ये सारा डॉक्यूमेंट पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? फिर भी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? लेकिन फिल्म्स को निकालने के बाद सारे लोगों का मेंस थोड़ी ना क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच समझनी पड़ेगी हर एक पेपर की। हर एक पेपर का एक अलग फ्लेवर होता है। इकोनॉमी के आंसर्स को जब आप लिख रहे हो, आपको वो ट्रेंड जो है इकोनॉमिक ग्राफ्स बनाकर दिखाने हैं। ज्योग्राफी के आंसर को अगर आप मेंस में लिख रहे हो, आपको इंडिया या वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए। इंडिया का मैप 6 सेकंड के अंदर आपको बनाना चाहिए, वर्ल्ड मैप आपका 9 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। अगर आपका इससे लेट बन रहा है ये मैप, तो समझ जाओ कि उस आपको अभी अगले साल का अटेम्प्ट एक और देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट फास्ट इन योर अप्रोच। पॉलिटी के आंसर्स में आर्टिकल्स आने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आपको अगेन इंडिया का मैप बनाना है, ये हाईलाइट करना है कि देश के इन राज्यों के जंगल में नक्सलवादी लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा सरदर्दी पैदा करते हैं प्रशासन और सरकार को चलाने के लिए। तो हर एक आंसर का, एक आंसर राइटिंग का स्टाइल का हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक अलग फ्लेवर होता है। एथिक्स का अलग ही स्वाद है, ठीक है? तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, राइट? अब एक बात दोस्तों हम यहां पर ये भी कर लेते हैं कि जैसे इन्होंने हमें बोला कि एथिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी टू आइडेंटिफाई मॉरल वैल्यूज़, हमारे बिहेवियर को समझने के लिए। हमारे डिसीजंस भी एथिक्स की वजह से शेप होते हैं। डिसीजन कैसे? जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल देके समझाया। एक लड़का ये जो केमिस्ट शॉप पे ये जो चोरी कर रहा था, वर्सेस वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट। तो आपके डिसीजंस है ना, कि जैसे जो बंदा नॉनवेज नहीं खाता है, उसने प्रण ले रखा है कि मुझे अंडा, ये मछली, ये मुर्गा, ये मीट मच्छी चखना ही नहीं है, तो उसके अपने खुद के सिद्धांत है, उसके खुद के वो डिसीजन है। तो जो वो पर्सन मेंटली सोचता है, जब उसको कोई ऑफर करता है कि भाई यार तू भी ये चिकन खा ले, तू भी ये फिश करी खा ले, तो वो पर्सन साफ मना कर देता है। और उसने जीवन में, चाहे भले वो अकेला रहा हो, घर के बाहर रहा हो, लेकिन नॉनवेज उसके लिए बिग नो है। तो क्यों है? उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता है? तो उसके अपने खुद के एथिक्स हो सकते हैं। हालांकि अभी आप सीख गए हो कि पर्सन की अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर हम बात करें तो उसके खुद के वो मॉरल डिसीजंस हैं, ठीक है? लेकिन एथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मॉरल डिसीजंस को भी शेप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एथिक्स हमें लिखा तो हुआ है यहाँ पर, एथिक्स हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने के लिए मॉरल वैल्यूज को। तो एथिक्स एक बड़ा अम्ब्रेला है। तो ये जो मॉरलिटी है, ये जो वैल्यूज हैं, ये सब इसके बच्चे हैं। तो हमारे स्वभाव को समझाने में मदद करता है एथिक्स हमारे मॉरल डिसीजंस को, मॉरल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करवाने में मदद करता है, हमारे डिसीजन को शेप करवाने में मदद करता है। फिर चाहे हमारी पर्सनल जिंदगी की बात हो या फिर पब्लिक लाइफ की बात हो। अब पब्लिक लाइफ में कैसे? किसी का गलत रवैया, किसी का गलत स्वभाव हमेशा गलत ही रहेगा। पब्लिक लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। पर्सनल लाइफ की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म की डिबेट, और एक पर्सन ने, उसके माँ बाप बीमार थे तो केमिस्ट शॉप से चोरी कर ली। चोरी तो चोरी है, वो गलत है। अब पब्लिक लाइफ का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। पब्लिक लाइफ मतलब आप अपने शरीर के बाहर किसी एक जिंदगी को देख रहे हो, उसके बियॉन्ड कुछ हरकतों को समझने की कोशिश कर रहे हो। चाहे वो
आपके द्वारा लिए गए कुछ एक्शंस हो जिसका परिणाम किसी के जीवन पर निकल रहा है, या किसी और के द्वारा लिए गए कुछ एक्शंस हो जिसका परिणाम आपके जीवन पर निकल रहा है, तो वो बन जाती है आपकी पब्लिक लाइफ, राइट। अब यहां पर जो केस स्टडीज आती हैं उसी के बेसिस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की है, मान लो वो सिर्फ अपनी मदर के साथ रहती है, इसके फादर नहीं है, और इस लड़की ने ये देखा कि मेरी मदर ने, वो यंग एज में हो सकता है विडो हो गई हो, या फिर उसके फादर ने उसको छोड़ दिया, डाइवोर्स ले लिया उसकी मदर से। इस लड़की ने बचपन से ये देखा इसकी मदर ने बहुत कष्ट झेले हैं, घरों में बर्तन मांजना, या फिर इसकी मतलब ठेले लगाना, रेडियां लगाना, बहुत ज़्यादा मीनियल वर्क कर करके, छोटे काम कर करके इस लड़की की माँ ने इसको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। इस लड़की ने भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दी, और कल को इसने एक अच्छे कॉरपोरेट फर्म के अंदर एक जॉब प्राप्त कर ली। अब ये कुछ दिनों तक जॉब जा रही है, इसकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, इसके घर में जितनी भी गरीबी थी, दुख थी, माँ को तकलीफें थी, इसने सब दूर कर दी इस लड़की ने, अपने आप को सक्षम बनाकर। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, इसकी कंपनी के अंदर एक बॉस आता है जो कि थोड़ा सा परवर्ट किस्म का आदमी है, ठरकी है साला। अब ये लड़की है मान लो सुंदर, या ये बॉस इसकी तरफ हो गया अट्रैक्ट। ये लड़की एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉई है, और इस प्रकार की केस स्टडी आती हैं दोस्तों यूपीएससी में। हाँ, हालांकि मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला डालने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ, परवर्ट, ठरकी वगैरह। यूपीएससी ऐसे वर्ड तो यूज़ नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस केस स्टडी का मतलब जो क्रक्स होता है वो यही होता है, ठीक है। तो वो तो एक समझाने का तरीका है आप लोगों को। तो ये लड़की है सुंदर, या फिर ये नहीं भी है सुंदर, कोई भी, कुल मिलाकर ये ठरकी इंसान है, इस लड़की की तरफ अट्रैक्टेड हो गया। अब लड़की है एम्प्लॉय, ये है बॉस। अब ये उससे ना बेसिकली क्या है कि उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगने की कोशिश कर रहा है ये बॉस, कि तुम जो है मेरे चेम्बर में आया करो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा, हम दोनों डिनर डेट पे चला करेंगे, लेट्स स्पेंड द नाइट टुगेदर। तो वो लड़की बहुत अनकंफर्टेबल है, और वो लड़की ने ऐसा कभी कुछ अपने जीवन में देखा नहीं। उस लड़की का चरित्र बहुत अच्छा है, ऐसी हरकतें पहली बार अपने जीवन में देखकर वो लड़की कप कपा रही है अंदर से। वो लड़की बोल्ड डिसीजन लेना तो चाहती है कि हायर अथॉरिटीज या कंपनी के मैनेजमेंट को कंप्लेन कर दी जाए, लेकिन उसके साथ ही से ये डर है कि बड़ी मुश्किल से मेहनत से उसे जीवन में इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर इतना अच्छा उसका पैकेज लगा इस फॉर्म के अंदर। और उस लड़की के अंदर सामाजिक तत्वों को लेकर भी ये डर है कि कल को ये बात अगर लीक हुई तो समाज ऐसा है कि वो लड़की को ही बुरा ठहराता है, लड़कों का कोई कुछ नहीं बोलता। एक लड़का अगर चार बंदियां लेकर घूमे तो वो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी का सिंबल बन जाता है। वहीं एक लड़की अगर चार बंदों के साथ घूमे तो ये तो कैरेक्टरलेस लड़की है। तो उसको इन सब तानों से भी थोड़ा सा थोड़ा ना मतलब थोड़ा बहुत डर लगता है। और वो घर पर अपनी मदर को कोई बात नहीं बताती है, बस उसने डिसीजन लिया है कि वो कंप्लेंट करेगी, लेकिन वो डरी हुई है अभी, इस कंप्लेंट को वो होल्ड पे रखी हुई है अपने दिमाग के अंदर, कि अगर मेरे को जॉब से निकाल दिया गया तो यार हमारे घर परिवार के फिर से वो बुरे दिन ना आ जाए, और मैं कहाँ जाऊंगी एकदम से नई नौकरी ढूंढने या कुछ भी करने। तो यहां पर एक लड़की की मोरालिटी बोल रही है, एथिक्स लेकिन ये कहते हैं किसी भी चीज की चिंता करे बिना, नो किंतु परंतु, नो इफ्स एंड बट्स, गलत चीज को गलत बोलना चाहिए पर्सन को, बिना किसी सेकेंडरी चीज का स्वार्थ रखे हुए। अब यहां पर इसका स्वार्थ क्या है, घर चलाना, मां को एक अच्छी जिंदगी मिल गई है ना। घर हो सकता है इन्होंने हाउस लोन पे लिया हो तो उसकी किस्तें जाती हो जो कि इसी की सैलरी से निकल सकती हैं। अगर रातों रात अगर इसकी नौकरी गई तो सारा ढांचा डगमगा जाएगा, कि इसको विश्वास है मान लो इस लड़की को कि दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर अगर सेक्सुअल कंप्लेंट अगर उसके खिलाफ करेगी तो पुलिस कोर्ट कचहरी चलेंगे, तारीखों पे जाना पड़ेगा, नई जगह हो सकता है कोई काम ना दे, केस के ऊपर ये टैग लग जाए कि प्रीवियस जहां पर जगह पर ये काम करती थी इसने अपने बॉस को हैरेसमेंट के केस के अंदर फंसाया हुआ है, तो नई कंपनी इंटरव्यू में लेने के बाद इस ट्रैक रिकॉर्ड को उसको देखती हुई डरे इसको हायर करने से।
कि समाज ऐसा है कि लड़कियों को ही गलत ठहराता है, तो नया नया एम्प्लॉयर ये सोचेगा, नया बॉस कंपनी का जहाँ पर ये नई कंपनी के अंदर जा रही है, तो वो ये सोचेगा भाई ये लड़की तो बहुत चालू है, कल को यार ये मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकती है रेप वेप का, मुझे फंसा दिया तो इसको हायर ही नहीं करना है, छोड़ो उसको, बाढ़ में जान दो। तो यहाँ पर इस पूरी मतलब इस लड़की की पूरी लाइफ या पूरी सिचुएशन बेस्ड जो इसका दिमाग है वो पूरा एक हेल हो चुका है। और ये लड़की किस चीज से जूझ रही है? डायलेमा से। तो एथिक्स हमें यह हेल्प करता है कि जब इस प्रकार के मॉरल डायलेमास, डायलेमास मतलब जब कोई दो या दो से अधिक रास्ते जब आपको सही या गलत लग रहे होते हैं, और उन दोनों में से किसी को आपको एक को चूज करना होता है, किसी एक को आपको चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। लेकिन आप फंसे हुए हो, क्योंकि अगर एक को चूज करोगे तो उसके नेगेटिव रिपरकशन आपके दिमाग में आ रहे हैं, दूसरे को चूज करोगे तो उसके नेगेटिव रिपरकशन दिमाग में आ रहे हैं। एक को जिसको छोड़ रहे हो तो आपके दिमाग में आता है कि उसकी पॉजिटिव चीजें ना छूट जाएं, जिसको अपना रहे हो तो आपको लगता है कि यहां मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। तो जब आप एक आंधी तूफान के अंदर अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर, दिमागी स्तर पर जब आप फंसे हुए होते हो, वहां पर रोल आता है एथिक्स का। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, जो पब्लिक लाइफ वाली चीज है वो मैंने आपको समझा दी कि एथिक्स कैसे हमारे डिसीजन को शेप करता है, बोथ इन आवर पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ, और दोनों की आपको मैंने भर भर के एग्जांपल दे दिए। तो एथिक्स को पढ़ने से होगा क्या? एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट का जो निर्माण है, जो उसका उत्पादन है, ये हुआ ही क्यों? एथिक्स एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारी सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस को रेज करता है, हमारे मॉरल डायलेमास को। जैसे अभी एक लड़की के साथ गलत हो रहा था हमारे एग्जाम्पल में, अभी हमने देखा, लेकिन आवाज बेचारी इसलिए रेज नहीं कर पा रही कि उसके दिमाग में बैकएंड में बहुत सारी चीजें उस पर टिकी हुई है, उसका घर उस पर टिका हुआ है, उसकी जो किस्तें जाती हैं घर की जो उसने लिया हुआ है वो टिका हुआ है, उसकी मम्मी की जिंदगी जैसे तैसे ठीक करी हुई है वो टिकी हुई है। इस लड़की को डर है कि समाज हमेशा, जिस समाज का ये हिस्सा है वहां पर लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है, चाहे भले उनके साथ गलत क्यों ना हो। तो उसके दिमाग में जो आंधी तूफान मचा हुआ है, जो उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, देखने वालों को लग रहा है कि मैडम जो है वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर इतनी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम करती हैं, 20-25 लाख रुपए का इनका पैकेज है, लेकिन वो लड़की रातों रात जो बिस्तर पे लेटे हुए रातों रात जो जाग रही है, सिर्फ पंखे को और दीवार को देख रही है, उसकी नींद जो आजकल इसके जीवन में जो चल रहा है उसकी वजह से जो उड़ी हुई है, उस लड़की की हेल्प करे तो करे कौन? तो ऐसे मॉरल डायलेमास को हमें रिजॉल्व करना होता है। एथिक्स हमें ये बताता है कि रिजॉल्व कैसे करा जाए, और अल्टीमेटली हमें एक अच्छे इंसान कैसे बन सके, बेटर पर्सन कैसे बन सके। ये रोल है एथिक्स का हमारे जीवन के अंदर। अच्छे से समझ में आया? मयूर, ऋषिका, रिया, क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।